चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे काम करने के तरीके या यूं कहीं कि काम टालने के तरीके पर गहरी चोट करती है। और ये बहुत जरूरी विषय भी है। बिल्कुल। हमारे पास जो आज के स्रोत हैं उनका मुख्य केंद्र है पीटर हॉलिन्स की किताब थिंक लेस डू मोर। इस पूरी चर्चा का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि कोई भी इंसान अपने अंदर एक्शन बायस यानी बहुत ज़्यादा सोचने के बजाय सीधे काम करने की प्रवृत्ति को कैसे विकसित कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, परफेक्शनिज्म की जो एक दिमागी बीमारी है उससे कैसे बचा जाए। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ज्ञान की दुनिया में लोग अक्सर सिर्फ जानकारी बटोरने में लगे रहते हैं। मतलब बस किताबें पढ़ते रहेंगे, पॉडकास्ट सुनते रहेंगे, लेकिन ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब उसे असल जिंदगी में लागू किया जाए। हाँ, बिना एक्शन के सब बेकार है। सही कहा। ये किताब सिर्फ ये उपदेश नहीं देती कि बस उठो और काम करो, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान की बहुत गहरी परतें खोलती है। ये इस बात का वैज्ञानिक विश्लेषण करती है कि इंसान का दिमाग आखिर किन चीजों से डरता है, कौन सी अदृश्य रुकावटें हैं जो किसी को भी आगे बढ़ने से रोकती हैं। और मुझे लगता है कि ये चर्चा उन सभी श्रोताओं के लिए बहुत काम की होने वाली है जो अपने दिमाग में दुनिया भर की बेहतरीन योजनाएं तो बनाते हैं, कागज पर बड़े बड़े लक्ष्य लिखते हैं, लेकिन जब उन पर अमल करने की बारी आती है तो खुद को एक ही जगह पर अटका हुआ महसूस करते हैं, जो कि हम में से ज्यादातर लोगों के साथ होता है। एकदम सच। तो चलिए इस विषय की शुरुआत परफेक्शनिज्म के उस भ्रम से करते हैं जो अक्सर सबसे बड़ी रुकावट बनता है। नोट्स में J.K. चेस्टरटन का एक बेहद चौंकाने वाला विचार दिया गया है। उन्होंने कहा था कि जो काम करने लायक है उसे शुरुआत में खराब तरीके से करना भी ठीक है। ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी है ना? अब देखा जाए तो बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि जो भी करो अपना 100% देकर करो, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। फिर चेस्टरटन का ये विचार इतना अहम क्यों माना गया है? देखिए, ये विचार पहली बार में सुनने में थोड़ा अजीब और हमारी पारंपरिक सोच के खिलाफ लग सकता है, लेकिन चेस्टरटन का ये नजरिया बहुत ही व्यवहारिक है और मनोवैज्ञानिक रूप से एकदम सटीक है। असल में परफेक्शनिज्म उत्कृष्टता या एक्सीलेंस की चाहत नहीं है, ये एक तरह का रक्षा कवच है। मतलब खुद को बचाने का एक तरीका? बिल्कुल। इंसान सोचता है कि अगर वो किसी काम को परफेक्ट तरीके से करेगा तो कोई उसकी आलोचना नहीं कर पाएगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन इसी चक्कर में, इसी डर की वजह से काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। जब ये मान लिया जाता है कि शुरुआत में खराब तरीके से काम करना भी ठीक है, तो दिमाग से असफलता का सारा दबाव हट जाता है। इसका मतलब परफेक्शन की चाहत ही प्रगति की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस किताब में इसे जिम जाने के एक बहुत ही आम उदाहरण से समझाया गया जो मुझे बहुत पसंद आया। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने तय किया कि वो हर दिन जिम जाएगा। वो 1 हफ्ते तक पूरी लगन से जाता है, लेकिन फिर किसी वजह से लगातार 2 दिन नहीं जा पाता। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। अब एक परफेक्शनिस्ट दिमाग तुरंत ये सोचता है कि लो, पूरा हफ्ता और रूटीन बर्बाद हो गया, अब अगले सोमवार से ही नई शुरुआत होगी। और यही वो बिंदु है जहां लोग हार मान लेते हैं, जबकि असलियत और गणित ये कहता है कि हफ्ते में 5 दिन जिम जाना पूरी तरह से हार मानकर घर बैठ जाने और 0 दिन जिम जाने से कहीं बेहतर है। खराब तरीके से किया गया काम या अधूरा रूटीन भी कुछ ना करने से तो बहुत आगे है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, जब कोई काम खराब तरीके से होता है या रूटीन टूटता है तो इंसान का मोटिवेशन भी तो खत्म हो जाता है ना। नोट्स में डॉक्टर डेविड बर्न्स के एक सिद्धांत का जिक्र है जहां वे कहते हैं कि प्रेरणा या मोटिवेशन का इंतजार करना ही सबसे बड़ी गलती है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। और अगर अंदर से काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है तो कोई पहला कदम कैसे उठाए? डॉक्टर बर्न्स का ये सिद्धांत बहुत ही क्रांतिकारी है, क्योंकि ये हमारी आम समझ को पूरी तरह पलट देता है। लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर वो एक्शन लेंगे, लेकिन मनोविज्ञान इसके बिल्कुल विपरीत काम करता है। असल में जब कोई इंसान कोई भी छोटा सा कदम उठाता है, यानी एक्शन लेता है, तो उस छोटे से काम के पूरा होने से दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, एक तरह का रिवॉर्ड केमिकल। बिल्कुल। उस ऊर्जा और संतोष से मोटिवेशन पैदा होता है। यानी काम शुरू करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि काम करने से मोटिवेशन आता है। ये तो एक पूरा चक्र ही बदल गया। मतलब पहले एक्शन फिर मोटिवेशन। इसे घर की सफाई के एक बहुत ही सामान्य उदाहरण से समझा जा सकता है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जो सुबह उठकर बेहद उत्साहित महसूस करता हो कि वाह, आज मुझे पूरे घर में झाड़ू पोछा करना है।
हाँ, ऐसा तो शायद ही कोई सोचता होगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति सिर्फ एक मेज या कमरे का एक कोना साफ करना शुरू करता है, तो उस साफ हिस्से को देखकर जो संतोष मिलता है, वो बाकी कमरे को साफ करने के लिए प्रेरित करता है, और यही प्रेरणा अंततः कमिटमेंट या प्रतिबद्धता में बदल जाती है। यानी काम शुरू होने के बाद ही वो गति बनती है? एकदम। प्रतिबद्धता का सीधा सा अर्थ है कि काम करने की इच्छा हो या ना हो, काम पूरा किया जाएगा क्योंकि वो लक्ष्य के लिए जरूरी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इंसान जो अपने कंफर्ट जोन में बैठकर चीजों के अपने आप ठीक होने का या एक सही समय आने का इंतजार करता है, वो असल में एक बहुत बड़ा जोखिम ले रहा है। ये किताब स्पष्ट रूप से कहती है कि यथास्थिति या स्टेटस को में बने रहने का मतलब है कि विकास पूरी तरह से रुक गया है, और कोई जोखिम ना लेना ही असल में सबसे बड़ा जोखिम है। इस बात को ग्रांट कार्डोन के सिद्धांत के जरिए बहुत गहराई से समझाया गया है। उनके अनुसार दुनिया में काम करने या एक्शन लेने के 4 स्तर होते हैं। पहला है कुछ न करना, जहां इंसान समस्याओं को देखकर भी आंखें मूंद लेता है, जैसे समस्या है ही नहीं। हाँ। दूसरा है पीछे हटना, यानी चुनौतियों से डरकर अपनी स्थिति को और खराब कर लेना। तीसरा स्तर है सामान्य एक्शन, जो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा करता है। ये बस उतना ही काम है जिससे रोजमर्रा का गुजारा हो सके। लेकिन अगर किसी को असाधारण सफलता चाहिए, तो इन तीनों स्तरों से कुछ नहीं होगा। इसके लिए चाहिए चौथा स्तर, मैसिव एक्शन, यानी बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई। मैसिव एक्शन, ये शब्द सुनने में तो बहुत भारी लगता है, पर क्या इसका मतलब सिर्फ बिना सोचे समझे 24 घंटे गधों की तरह मेहनत करना है? रुको में, मैसिव एक्शन का मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना नहीं है। इसका मतलब है अपने प्रयासों के स्तर को उस हद तक बढ़ा देना जहां सफलता एक संयोग नहीं बल्कि एक तय परिणाम बन जाए। अगर लक्ष्य बहुत बड़ा है लेकिन प्रयास सिर्फ सामान्य या औसत हैं, तो निराशा ही हाथ लगेगी। मतलब प्रयास और लक्ष्य के बीच एक तालमेल होना चाहिए। सही कहा। मैसिव एक्शन का अर्थ है लगातार बिना रुके और पूरी आक्रामकता के साथ बाधाओं को चीरते हुए आगे बढ़ना, और तब तक ना रुकना जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक अड़चन आती है। जब भी कोई इंसान कुछ बड़ा करने की सोचता है या मैसिव एक्शन लेने की कोशिश करता है, तो एक अनजाना सा डर उसे घेर लेता है। स्टीवन प्रेसफील्ड ने अपनी मशहूर किताब द वॉर ऑफ आर्ट में इसे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का नाम दिया है। हाँ, वो रेजिस्टेंस वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। किताब कहती है कि ये रेजिस्टेंस एक भयानक ड्रैगन या राक्षस की तरह है। ये डर, आलस और टालमटोल का मिला-जुला रूप है। इस ड्रैगन से आखिर लड़ा कैसे जाए? प्रेसफील्ड का ये ड्रैगन हर उस इंसान के सामने खड़ा होता है जो कुछ नया, रचनात्मक या अपनी कंफर्ट जोन से बाहर का काम करना चाहता है। अब इस मनोवैज्ञानिक ड्रैगन से निपटने के 2 बहुत ही अलग-अलग तरीके बताए गए हैं। वो 2 तरीके क्या हैं? पहला तरीका है वेज वॉर, यानी इसे सीधा युद्ध करना। इसका मतलब है इस प्रतिरोध को एक बाहरी दुश्मन मानना। इसे एक मजाकिया नाम दिया जा सकता है, और जब भी दिमाग में टालमटोल के विचार आएं, तो इसकी बातों पर ध्यान दिए बिना इसे नजरअंदाज करते हुए सीधे अपने काम पर लग जाना। इसे हराने का एकमात्र तरीका है बिना कोई बहस किए लगातार काम करते रहना। ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो स्वभाव से थोड़े आक्रामक हैं या जो खुद से सख्ती से पेश आ सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें खुद से इस तरह की लड़ाई या युद्ध वाले विचार से ही तनाव होने लगता है? उनके लिए दूसरा तरीका है बिफ्रेंड द ड्रैगन, यानी उस ड्रैगन को अपना दोस्त बना लेना और उसकी बात सुनना। ये तरीका आत्मनिरीक्षण पर जोर देता है। जब भी डर या टालमटोल की भावना हावी हो, तो इंसान को खुद से पूछना चाहिए कि आखिर ये ड्रैगन किस बात से डरा हुआ है। यानी उस डर की जड़ तक पहुंचना। बिल्कुल। अक्सर ये रेजिस्टेंस कोई दुश्मन नहीं होता, बल्कि ये इंसान को किसी अनजाने दर्द, असफलता के डर या यहाँ तक कि सफलता के बाद आने वाली जिम्मेदारियों के डर से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। जब कोई उस असली डर की जड़ को समझ लेता है, तो उसे तर्कों से शांत करना आसान हो जाता है। एक बार डर शांत हो गया तो काम में कोई रुकावट नहीं आती। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि एक्शन बायस का मतलब है बस एक लंबी टू डू लिस्ट बनाना और कामों में जुट जाना। लेकिन किताब कहती है कि इससे भी ज्यादा जरूरी है एक नॉट टू डू लिस्ट बनाना। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है इस किताब का। मेरा भी। यानी उन कामों की सूची जो बिल्कुल नहीं करने हैं। प्राथमिकताओं को तय करने का ये नजरिया थोड़ा अलग है। ये जानना कि क्या छोड़ना है उतना ही महत्वपूर्ण बताया गया है जितना ये जानना कि क्या करना है। और इस बात को दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक
वॉरेन बफे के 25-5 नियम से बेहतर शायद ही कोई समझा सकता है। ये नियम प्राथमिकताएं तय करने का एक बहुत ही निर्मम लेकिन प्रभावी तरीका है। एक बार बफे ने अपने पायलट से कहा कि वो अपने करियर के शीर्ष 25 लक्ष्य एक कागज पर लिखे। 25 लक्ष्य, ये तो काफी लंबी लिस्ट हो गई। हाँ, और जब उसने लिख लिया तो बफे ने कहा कि अब इस सूची को ध्यान से देखो और इनमें से सिर्फ 5 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर घेरा लगाओ, जो तुम्हारे लिए जीवन मरण का सवाल है। 25 में से सिर्फ 5 चुनना, ये तो किसी के लिए भी बहुत मुश्किल फैसला होगा। असली चुनौती इसके बाद शुरू होती है। बफे ने उस पायलट से पूछा कि अब जो बाकी के 20 लक्ष्य बचे हैं, जिन्हें बी लिस्ट कहा जा सकता है, उनका क्या होगा? पायलट ने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया कि वो अपना मुख्य ध्यान उन 5 पर लगाएगा, लेकिन जब भी समय मिलेगा वो इन 20 पर भी काम करेगा, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। जो कि एक बहुत ही आम और लॉजिकल जवाब लगता है। बिल्कुल, लेकिन तब बफे ने कहा कि नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है। ये 20 लक्ष्य असल में सबसे बड़े खतरे हैं। जब तक वो 5 लक्ष्य पूरे ना हो जाएं, तब तक इन 20 लक्ष्यों को हर कीमत पर नजरअंदाज करना है। ये बहुत ही गहरी बात है। उन 20 लक्ष्यों को खतरा क्यों माना गया? क्योंकि वो 20 लक्ष्य पूरी तरह से बेकार नहीं है, वो अच्छे विचार हैं। और सबसे बड़ा धोखा यही है, एक बिल्कुल बेकार विचार पर इंसान कभी अपना समय बर्बाद नहीं करता, लेकिन जो विचार अच्छे होते हैं वे मुख्य लक्ष्यों से इंसान का सबसे कीमती समय, ऊर्जा और ध्यान चुरा लेते हैं। वे भटकाव का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। यह तो सच में आंखें खोलने वाला नजरिया है। इसी भटकाव को रोकने के लिए जेक नैप की बर्नर लिस्ट का भी उदाहरण दिया गया है। इसे रसोई के एक गैस स्टोव की तरह समझना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत ही विजुअल तरीका है। जो सबसे जरूरी और मुख्य प्रोजेक्ट है वो फ्रंट बर्नर पे रहेगा, यानी ठीक सामने, जिस पर पूरा ध्यान देना है। जो दूसरा सबसे जरूरी काम है वो बैक बर्नर पर उबलता रहेगा, और बाकी जितने भी फुटकर काम है वे सब किचन सिंक में पड़े रहेंगे। नियम यह है कि जब तक फ्रंट बर्नर का काम खत्म न हो जाए, सिंक की तरफ देखना भी नहीं है। इन सूचियों और प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने के लिए विज्ञान क्या कहता है, ये देखना भी जरूरी है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी का एक बहुत ही दिलचस्प अध्ययन सामने आता है। उन्होंने लोगों के अलग अलग समूहों को व्यायाम करने की आदत डालने को कहा। जो लोग सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देख रहे थे या सोच रहे थे कि उन्हें व्यायाम करना चाहिए, उनमें से बहुत कम लोग सफल हुए। तो सफल कौन हुए? जिन लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन यानी लागू करने के इरादे की रणनीति अपनाई, उनके सफल होने की संभावना दुगुनी से भी ज्यादा थी। ये इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन काम कैसे करता है? क्या ये महज एक टाइम टेबल बनाने जैसा है? ये उससे कहीं बढ़कर है। ये अगर तो यानी इफ देन की एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक रणनीति है। इसके तहत इंसान पहले से ही परिस्थिति, समय और स्थान तय कर लेता है। उदाहरण के लिए, सिर्फ ये सोचना कि कल से मुझे टहलने जाना है अक्सर असफल हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। सही कहा। लेकिन अगर ये तय किया जाए कि अगर शाम के 5 बजेंगे तो मैं अपने घर के पास वाले पार्क में 20 मिनट टहलने जाऊंगा, तो इसके पूरे होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? मतलब दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता है? क्योंकि ये रणनीति डिसीजन फटीग या फैसले लेने की थकावट को खत्म कर देती है। जब शाम के 5 बजते हैं तो दिमाग को ये सोचना नहीं पड़ता कि क्या मैं जाऊं, कहां जाऊं, अभी तो मैं थका हुआ हूं। फैसला पहले ही लिया जा चुका है। दिमाग को बस उस तय परिस्थिति के हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया देनी होती है। ये प्रक्रिया को लगभग स्वचालित बना देता है। फैसले लेने की बात आई है तो यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात निकल कर आती है। कई बार निर्णय लेने की प्रक्रिया में ही उलझे रहना, अंतहीन रिसर्च करते रहना और बहुत ज्यादा योजनाएं बनाना भी टाल-मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन का ही एक रूप होता है। लोग सोचते हैं कि वे काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वे एक्शन लेने से बच रहे होते हैं। बिल्कुल। इसे सुलझाने के लिए सुपर स्ट्रक्चर विधि का जिक्र किया गया है, जिसमें सारे कामों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। मस्ट हैव, जो करना अनिवार्य है, शुड हैव, जो महत्वपूर्ण है, और गुड टू हैव, जो हो जाए तो अच्छा है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर काम का अपना एक गणित और अर्थशास्त्र होता है। हर काम की एक वैल्यू होती है, यानी परिणाम, और उसे करने की कॉस्ट होती है, यानी कीमत, जो समय या ऊर्जा के रूप में चुकानी पड़ती है। यानी हमें वैल्यू और कॉस्ट को मापना होगा। हाँ, सुपरस्ट्रक्चर विधि और ये गणित मिलकर ये सिखाते हैं कि जिन कामों की वैल्यू सबसे ज्यादा हो और कॉस्ट सबसे कम हो, उन्हें सबसे पहले निपटाना चाहिए। अगर कोई काम गुड टू हैव की सूची में है और उसे करने में बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा लग रही है, तो उसे बिना किसी अपराध बोध के छोड़ देना चाहिए।
इसी उत्पादकता और दिमाग को खाली रखने की बात को डेविड एलन में अपने मशहूर गेटिंग थिंग्स डन या जीटीडी सिस्टम में बहुत गहराई से समझाया है। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है कि हमारा दिमाग एक प्रोसेसर की तरह काम करने के लिए बना है, स्टोरेज डिवाइस की तरह नहीं। यह आज के सूचना युग में सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसे एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर की रैम के उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर किसी फोन के बैकग्राउंड में 50 ऐप खुले हों तो फोन हैंग होने लगता है या उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत धीमी हो जाती है। इंसान का दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। एकदम वैसा ही। अगर कोई व्यक्ति सारे काम, मीटिंग्स, किराने के सामान की सूची, सब कुछ अपने दिमाग में याद रखने की कोशिश करता है तो उसके दिमाग की रैम फुल हो जाती है। इससे तनाव और एंग्जाइटी बढ़ती है और वर्तमान काम पर ध्यान लगाना असंभव हो जाता है। तो फिर जीटीडी सिस्टम इस मानसिक हैंग होने की समस्या को कैसे सुलझाता है? इसके जो 5 मुख्य चरण बताए गए हैं वे कैसे काम करते हैं? जीटीडी सिस्टम दिमाग को पूरी तरह से खाली करने पर जोर देता है। इसके 5 चरण हैं। सबसे पहले जो भी विचार या काम दिमाग में आए उसे तुरंत एक भरोसेमंद जगह पर लिख लेना, जिसे कैप्चर करना कहते हैं। दूसरा चरण है यह तय करना कि उस लिखे हुए काम पर आखिर कार्रवाई क्या करनी है, यानी क्लैरिफाई करना। और तीसरा उसे सही संदर्भ सूची या कैलेंडर में डालना, ऑर्गेनाइज करना। चौथा, अपनी सूचियों की नियमित रूप से समीक्षा करना ताकि कुछ छूटे नहीं, जिसे रिफ्लेक्ट करना कहते हैं। और 5वां, जब दिमाग पूरी तरह शांत हो तब उस काम को पूरी एकाग्रता के साथ पूरा करना, यानी इंगेज होना। तो सारा खेल भरोसे का है। बिल्कुल। जब दिमाग को ये पक्का विश्वास हो जाता है कि सब कुछ एक सुरक्षित सिस्टम में लिखा हुआ है और कुछ भी भुलाया नहीं जाएगा, तो वो विचारों को स्टोर करना बंद कर देता है और पूरी तरह से प्रोसेसिंग या रचनात्मक काम पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। बहुत ही शानदार तरीका है ये। लेकिन ये सारे सिस्टम और सूचियां तब काम आती हैं जब इंसान दिमागी रूप से काम करने के लिए तैयार हो। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ तय होने के बाद भी एक अजीब सी भावना घेर लेती है कि मैं इस लायक नहीं हूं या मुझे ये काम नहीं आता। इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहा जाता है। हाँ, जहां इंसान को लगता है कि उसकी अब तक की सफलता सिर्फ एक तुक्का है और वो जल्दी पकड़ा जाएगा। इस भावना से एक्शन लेने की क्षमता पूरी तरह लकवाग्रस्त हो जाती है। एरिक पार्टिकर ने इससे निपटने के लिए कैरेक्टर अलार्म विधि का सुझाव दिया है। पर यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि कोई अलार्म किसी के आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकता है? ये मनोविज्ञान और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का एक बहुत ही अनोखा प्रयोग है। इम्पोस्टर सिंड्रोम में समस्या ये होती है कि इंसान की अपनी व्यक्तिगत असुरक्षाएं उस पर हावी हो जाती हैं। कैरेक्टर अलार्म विधि में दिन के अलग अलग समय के लिए अलग अलग किरदारों के अलार्म सेट किए जाते हैं। यानी इंसान को कोई और बनने का नाटक करना होता है। एक तरह से हाँ। मान लीजिए किसी को सुबह एक बहुत ही मुश्किल मीटिंग लेनी है तो वो 9 बजे द प्रोफेसर या द सीईओ नाम का अलार्म सेट कर सकता है। जब वो अलार्म बजता है तो इंसान को अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों को भूलकर बिल्कुल उस आत्मविश्वासी किरदार की तरह व्यवहार करना होता है। और फिर काम खत्म होने के बाद? इसी तरह शाम को घर लौटने पर घरेलू देवी या ज़ेन मास्टर का अलार्म बज सकता है, जो ये संकेत देता है कि अब काम का तनाव पीछे छोड़कर पूरी तरह से घर के शांत माहौल में ढल जाना है। जब कोई व्यक्ति किसी और किरदार का चोला ओढ़ता है तो उसके अपने व्यक्तिगत डर पीछे छूट जाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि कुछ ही समय में दिमाग उस नाटक वाले आत्मविश्वास को असली मानकर उसे अपना लेता है। ये तो बहुत ही कमाल की तकनीक है। लेकिन अगर लक्ष्य बहुत ही विशाल और डरावना हो तो कोई किरदार भी शायद घबरा जाए। ऐसे में बड़े लक्ष्यों को टालने की जो बीमारी है, उसके लिए स्टीव पावेलिना की माइक्रोटास्क तकनीक का जिक्र है। ये कामों को छोटे हिस्सों में बांटने से कैसे अलग है? लोग अक्सर कामों को बांटते तो हैं, लेकिन वे उसे सही तरीके से परिभाषित नहीं करते। माइक्रोटास्क की तकनीक कहती है कि किसी भी बड़े काम को इतने छोटे हिस्सों में तोड़ देना चाहिए कि हर हिस्सा महज 10 से 20 मिनट में पूरा हो सके। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि हर माइक्रोटास्क में एक बहुत ही स्पष्ट क्रिया या वर्ब होनी चाहिए। क्रिया का होना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि धुंधले शब्द दिमाग को भ्रमित करते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी टू डू लिस्ट में पार्टी की योजना बनाना लिखना एक बहुत ही धुंधला और डरावना काम है। योजना बनाना दिमाग को कोई स्पष्ट दिशा नहीं देता कि शुरुआत कहाँ से करनी है। हाँ, ये बहुत बड़ा लगता है। लेकिन अगर इसे माइक्रो टास्क में बदला जाए तो ये कुछ ऐसा होगा। मेहमानों की 10 लोगों की सूची लिखना, केटर को फ़ोन करना, सजावट का सामान ऑनलाइन ऑर्डर करना। इनमें लिखना, फ़ोन करना, ऑर्डर करना स्पष्ट क्रियाएं हैं। दिमाग को बिल्कुल पता होता है कि क्या करना है। जब रास्ता इतना साफ होता है तो प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालमटोल की गुंजाइश ही नहीं बचती। ये तो हुई दिमागी रुकावटों की बात। लेकिन एक और चीज है जो इंसान के नियंत्रण से बाहर लगती है, और वो है शारीरिक ऊर्जा।
लगातार काम करने से थकान तो होती ही है। जी हाँ, और यहीं पर अल्ट्राडियन रिदम का विज्ञान सामने आता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसान कोई मशीन नहीं है जो लगातार एक ही गति से 8 या 10 घंटे काम कर सके। हम इंसानों की भी बैटरी खत्म होती है। बिल्कुल। जिस तरह 24 घंटे की नींद का एक सर्केडियन चक्र होता है, वैसे ही जागते समय भी मानव शरीर 90 से 120 मिनट के प्राकृतिक ऊर्जा चक्रों से गुजरता है। इसे एक मोबाइल फोन की बैटरी की तरह समझा जा सकता है, जिसे बार बार छोटे चार्ज की जरूरत होती है, बजाय इसके कि उसे पूरी तरह शून्य होने दिया जाए। इसका मतलब है कि लगातार घंटों तक बिना उठे काम करना असल में उत्पादकता को नुकसान पहुंचाता है। कतई नुकसान पहुंचाता है। अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती 90 या 120 मिनट के चक्कर के बाद भी काम करता रहता है, तो उसके शरीर में तनाव के हार्मोन बढ़ने लगते हैं, गलतियां ज्यादा होती हैं और अंततः बर्नआउट की स्थिति आ जाती है। इसलिए जब ऊर्जा अपने चरम पर हो तो सबसे मुश्किल और रचनात्मक काम निपटा लेने चाहिए। और जब ऊर्जा कम होने लगे, जब 90 मिनट बाद ऊर्जा का स्तर नीचे गिरने लगे, तो शरीर की इस जैविक लय का सम्मान करते हुए एक असली ब्रेक लेना चाहिए। यहाँ असली ब्रेक का मतलब स्क्रीन घूरना या सोशल मीडिया देखना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से काम से ध्यान हटाकर टहलना, आंखें बंद करके बैठना या आराम करना है, ताकि बैटरी दोबारा चार्ज हो सके। तो इस पूरी गहरी चर्चा और किताब के विश्लेषण को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ होकर उभरती है। योजनाएं बनाना, किताबें पढ़ना, ज्ञान बटोरना, तरह तरह की रिसर्च करना, ये सब अपनी जगह बहुत अच्छा है। लेकिन वास्तविक जीवन में अगर कोई चीज़ असल में बदलाव लाती है, जो दुनिया को दिखाई देती है, तो वो केवल और केवल एक्शन है। 100% सही। सही समय का इंतजार करना या ये सोचना कि जब अंदर से प्रेरणा आएगी तब काम शुरू होगा, ये सब इंसान द्वारा खुद को दिया गया एक बहुत बड़ा धोखा है। जो भी करना है बस उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए, भले ही वो शुरुआत कितनी भी खराब या बेढंगी क्यों ना हो। बिल्कुल। और सूचनाओं के इस भारी शोर शराबे वाले दौर में जहां हर तरफ भटकाव है, ये सीखना सबसे बड़ा कौशल बन गया है कि अपनी सीमित ऊर्जा और ध्यान को कैसे बचाया जाए। हर चीज महत्वपूर्ण नहीं होती। ये जानना कि किन अच्छे लगने वाले लक्ष्यों को नजरअंदाज करना है और अपना पूरा फोकस उन कुछ चुनिंदा चीजों पर लगाना जो वास्तव में जीवन को आगे बढ़ाती हैं, यही इस शोर से बाहर निकलने का रास्ता है। ज्ञान को जब तक कर्म में नहीं बदला जाता, वो महज एक भ्रम है। और इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद काफी देर तक सोचने पर मजबूर कर दे। इस किताब के गहरे संदेशों में से एक ये है कि हमारा काम हमारी पहचान बनाता है। इंसान वो नहीं होता जो वो अपने दिमाग में सोचता है कि वो है, बल्कि इंसान वो होता है जो वो रोजमर्रा की जिंदगी में करता है। यह मनोविज्ञान के नजरिए से एक बहुत ही विचारोत्तेजक और थोड़ा डराने वाला सवाल भी खड़ा करता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार अपने सबसे बड़े लक्ष्यों, अपने सबसे अहम सपनों और अपनी जिम्मेदारियों को कल पर टाल रहा है, तो अपनी इस निष्क्रियता के जरिए वो हर दिन अनजाने में क्या बनने का चुनाव कर रहा है? क्या वो हर दिन खुद को एक ऐसा व्यक्ति नहीं बना रहा जो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता है, लेकिन हकीकत में कभी कुछ पूरा नहीं करता? इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि जब इंसान कुछ नहीं कर रहा होता है, जब वो सिर्फ टालमटोल कर रहा होता है, असल में वो पल भी खाली नहीं जाता। वो निष्क्रिय पल भी आने वाले कल और भविष्य की पहचान का ही निर्माण कर रहा होता है। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही।